वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 9 अक्टूबर 2021 और 9 अक्टूबर 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार सदन में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र की शुरुआत की गई है। इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया था और इस प्रश्न का मैंने आपको राइट आंसर बताया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली के द्वारका सेक्टर 19 में अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है और यहाँ पर आप लोगों से जो भी प्रश्न पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और विस्तार पूर्वक लिखा कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि बहुत बार ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि ऑनलाइन बुक परचेज करना होता है। तो ऐसे में आप लोग बहुत सारे वेबसाइट पे विजिट करते हो, लेकिन आज जिस वेबसाइट के बारे में आपको बताने वाला हूँ इस वेबसाइट का नाम है एबीसी जोन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस वेबसाइट का नाम है और अगर आप इस वेबसाइट से बुक को परचेज करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम इस वेबसाइट की खास विशेषता की बात करें तो ये जो वेबसाइट है पूर्णतः स्टूडेंट पे ही केंद्रित है, यानी कि स्टूडेंट से संबंधित सारी चीजें यहाँ पर आपको उपलब्ध है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ सैंपल के तौर पर कुछ बुक्स को उपलब्ध कराए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये सारे बुक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो ये सारे बुक्स का लिंक भी मैंने यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और साथ ही साथ इस वेबसाइट का भी लिंक वहाँ पर है। आप इस पर विजिट कीजिए, आपको जो भी बुक परचेज करना है यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। आपको अदर वेबसाइट या फिर मार्केट से बहुत कम कीमत पर यहाँ पर आपको बुक देखने को मिलेगा। आप लोग एक बार विजिट कीजिए, देखिए और समझिए। अगर आपको पसंद आए कोई बुक तो यहाँ से जरूर परचेज कीजिए। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले के प्राध्यापक डॉक्टर अरिंदम कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड इंडिया ने राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मधुबनी जिले के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में मधुबनी जिले के JMDPL महिला महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अरिंदम कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड इंडिया ने राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। ये आपको यहाँ पर इस इमेज में भी आप देख के समझ सकते हैं। इनका नाम आपको याद रखना, डॉक्टर अरिंदम कुमार को भी हाल ही में ये राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि उन्हें यह अवार्ड इंदौर में आयोजित आत्मनिर्भर भारत कॉन्फ्रेंस एवं राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड समारोह में दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा ये 2 पॉइंट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो डॉक्टर अरिंदम कुमार को अब तक 7 राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि इनसे पहले 6 सम्मान था, यानी कि राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड से पहले इन्हें ये 6 सम्मान मिल चुका था, 6 राष्ट्रीय सम्मान। लेकिन ये राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 2021 मिलने के साथ ही ये मतलब इनके जीवन का ये 7वां राष्ट्रीय सम्मान है, तो ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगले पॉइंट मैंने इस सारे सम्मान को जो राष्ट्रीय सम्मान है सभी को यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब कर दिया है डेट के साथ, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। तो जिसमें कि एकेडमी अवार्ड और स्वर्ण पदक 2020 में मिला था और साथ ही साथ रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में, एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में, इंटरनेशनल रिसर्चर अवार्ड 2021, इनोवेटिव एजुकेटर अवार्ड 2021, ग्लोबल शांति सम्मान 2021 और साथ ही साथ राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 2021। तो ये सारे अवार्ड ये कुल मिला के 7 अवार्ड होते हैं जो कि हाल ही में मतलब ये अवार्ड इन्हें मिले हैं। तो ये तमाम जानकारी यहाँ से आप याद रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि अब तक ये 7 राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बिल्कुल बनती है। ये आप यहाँ पर याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब नए उप पुलिस अधीक्षकों या DSP को नियुक्ति के समय दहेज नहीं लेने और नहीं देने के लिए शपथ पत्र भरना होगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार सरकार के द्वारा भी हाल ही में ये अधिसूचना जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न में बता दूं कि हाल ही में बिहार सरकार ने दहेज प्रथा को रोकने के लिए एक अनोखा पहल शुरू किया है और इसके तहत बिहार में अब नए उप पुलिस अधीक्षकों अर्थात DSP को नियुक्ति के समय दहेज नहीं लेने और नहीं देने के लिए शपथ पत्र भरना होगा। ये अधिसूचना भी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया था। अब यहाँ पे मैंने अगले पार्ट में लिखा है कि इसके तहत उनके खिलाफ दहेज संबंधी कोई भी शिकायत विभाग या न्यायालय में दर्ज कराई जाती है तो नियुक्ति समाप्त करने का बिहार सरकार को पूर्ण अधिकार होगा। यानी कि अगर कोई मतलब मामला दर्ज होता है न्यायालय में या फिर कोई विभाग में तो वहां से मतलब कर सकते हैं, इन पर कार्रवाई की जा सकती है और साथ ही साथ उनकी जो नियुक्ति है उन्हें भी पूर्ण रूप से मतलब कि समाप्त करने का अधिकार बिहार सरकार के पास होगा। ये तमाम चीजें इस अधिसूचना में कही गई है और इसके अलावा अधिसूचना में यह भी लिखा गया है कि दिए गए प्रमाण पत्र में कोई भी गलत पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी तथा उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। ये तमाम चीजें अभी हाल ही में जो मतलब अधिसूचना जारी किया गया बिहार सरकार द्वारा इसमें कही गई है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने हाल ही में किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह फ्रीज किया है।
तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर ये है लोजपा अर्थात लोक जनशक्ति पार्टी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर बता दूं कि 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा का विभाजन हो गया है और वर्तमान समय में उनके पुत्र चिराग पासवान और भाई पशुपति पारस अब अलग अलग पार्टी के अध्यक्ष हैं। और यहाँ पे जो जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चुनाव आयोग ने कुछ दिनों पहले ही लोजपा का चुनाव चिन्ह फ्रीज करते हुए चिराग पासवान और पशुपति पारस को अलग अलग पार्टी के साथ साथ अलग अलग चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए हैं। अब चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी और पशुपति पारस राष्ट्रवादी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, अगर आप प्रीवियस वर्षों में जो बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए वो सारे प्रश्नों को देखेंगे तो कुछ ऐसे प्रश्न है कि जो कि रामविलास पासवान से कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बनती है। पिछले 3 से 4 वर्षों में रामविलास पासवान से एक प्रश्न जरूर पूछा गया है, आप लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये सारी चीज़ें याद रखना है। और अभी हाल ही में 8 अक्टूबर 2021 को रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाई गई है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट के इतिहास में 400 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट बल्लेबाज रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट के इतिहास में 400 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें भारतीय बल्लेबाज की तो पहले भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने 400 छक्के लगाए हैं, लेकिन अगर हम बात करें पूरे विश्व में तो ये कुल मिला के 7वें बल्लेबाज हैं ये कारनामा करने वाले। अब यहाँ पे देखिए मैंने अगले पॉइंट में लिखा कि रोहित शर्मा ने अपने T20 क्रिकेट करियर में 355वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। आईपीएल के दौरान जो मैच खेला जा रहा था ये 355वें मैच के दौरान इन्होंने अभी T20 करियर में ये उपलब्धि हासिल की है 400 छक्कों का। अगर यहाँ पे हम बात करें इस उपलब्धि के बारे में तो इस उपलब्धि के साथ ही वे T20 क्रिकेट में 400 छक्कों का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बने हैं। यही पॉइंट मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि दुनिया के 7वें बल्लेबाज हैं जिन्होंने 400 छक्कों का आंकड़ा पूरा किया है T20 क्रिकेट के इतिहास में। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के मामले में पहले नंबर पर क्रिस गेल हैं जिनके नाम अब तक कुल 1042 छक्के दर्ज हैं। और उसके बाद 758 छक्कों के साथ कायरन पोलार्ड दूसरे स्थान पर है, जबकि 510 छक्कों के साथ आंद्रे रसेल तीसरे स्थान पर है। ये तीनों को आप यहाँ से याद रखिए। अगर हम बात करें पहले स्थान पर तो है क्रिस गेल, दूसरे स्थान पर कायरन पोलार्ड और तीसरे स्थान पर आंद्रे रसेल। ये तमाम चीज़ें यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पर अभी IPL चल रहा है तो IPL के बारे में कुछ चीज़ें हैं हम लोग जान लेते हैं। तो अगर हम बात करें IPL की तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL भारत में एक T20 क्रिकेट लीग है जो आमतौर पर हर साल मार्च और मई के बीच 8 टीमों द्वारा भारत के 8 अलग अलग शहरों या फिर राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अगर हम इस लीग की बात करें तो इस लीग की जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 2008 में हुई थी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा यानी कि BCCI के द्वारा इसकी स्थापना वर्ष 2008 में किया गया था। और वर्तमान चैंपियन की अगर हम बात करें तो वर्तमान चैंपियन है कि पिछला जो चैंपियन है यह है मुंबई इंडियंस। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है मुंबई इंडियंस इकलौती ऐसी टीम है जो कि 5 बार IPL का ट्रॉफी अपने नाम कर चुका है और IPL में 8 टीमें भाग लेती है वर्तमान में। तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्रिकेट की। तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था यह ICC। तो ICC की भी यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट को देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, सबसे पहले यही ध्यान रखिए। और ICC का जो मोटो यानी कि सिद्धांत है यह है अच्छाई के लिए क्रिकेट, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ICC की जो स्थापना हुई थी ये 15 जून 1909 को हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। और इसके सदस्य देशों की अगर हम बात करें तो 106 सदस्य देश इसमें है शामिल। और आधिकारिक भाषा जो ICC की है अंग्रेजी तथा अभी वर्तमान में जो चेयरमैन है ICC के ये है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं। अब यहाँ पर अगला पॉइंट में आप देख रहे हैं CEO। तो जोफ एलाडिस ऑस्ट्रेलिया के ये अभी वर्तमान में ICC के CEO हैं, लेकिन इससे पहले यानी कि जोफ एलाडिस से जो पहले CEO थे ये थे मनु सानी। और मनु सानी ने इस्तीफा दिया था जिसके बाद ये अभी हाल ही में जोफ एलाडिस इसके ICC के CEO बने हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 5वां प्रश्न है किसने हाल ही में ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल जिसका नाम है ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट अर्थात iDrone नाम से लॉन्च किया है। ये ड्रोन डिलीवरी मॉडल जो कि iDrone नाम से विकसित किया गया है या फिर लॉन्च किया गया है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा भी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है iDrone को। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट अर्थात iDrone नाम से लॉन्च किया है। इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म है iDrone। तो iDrone को भी हाल ही में लॉन्च किया गया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अब यहाँ पे जो हमारा अगला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है कि भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद यानी कि ICMR द्वारा तैयार इस मॉडल का उद्देश्य सभी तक जीवन रक्षक टीके पहुंचाना है। यानी कि अगर हम बात करें इससे मतलब कि ड्रोन की, तो इस ड्रोन को विकसित किया गया ICMR के द्वारा। और इस ड्रोन का जो उद्देश्य है ये किस उद्देश्य के साथ से लॉन्च किया गया है ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि सभी नागरिकों तक जीवन रक्षक टीके को पहुंचाना ही इसका उद्देश्य है ताकि कोई भी इससे वंचित न रह पाए।
लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन है जो कि यहाँ पर अगले पॉइंट मैंने ऐड कर दिया है। हालांकि वर्तमान समय में ड्रोन आधारित वितरण परियोजना को मणिपुर और नागालैंड के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप केंद्र शासित प्रदेश में इसके कार्यान्वयन की अनुमति दी गई, यानी कि कुल मिलाकर इन्हीं जगहों पर इसका संचालन अभी वर्तमान समय में किया जाएगा। बाद में इसे पूरे भारत में लागू किया गया, लेकिन यहाँ पे पहले चरण में इन्हीं जगहों पर ये मतलब कि कार्यान्वयन की यानी कि संचालन की इसकी मतलब अनुमति दी गई है। अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के नए प्रबंध निदेशक अर्थात MD नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए यानी कि BC पटनायक इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि BC पटनायक हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के नए प्रबंध निदेशक अर्थात MD नियुक्त किए गए हैं। और यहाँ पे मैंने LIC के बारे में कुछ पॉइंट को लिखा है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है ये है MR कुमार, ये भी ध्यान रखना। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने बीमा कंपनी की चर्चा की। सबसे पहले आप ध्यान रखिए जो LIC है ये एक बीमा कंपनी है और बीमा कंपनी के बारे में यहाँ पे मैंने एक पॉइंट को ऐड किया है कि तो भारत की पहली बीमा कंपनी का नाम ओरिएंटल जीवन कंपनी था और जिसे कि 1818 में कोलकाता में विपिन दास गुप्ता और अन्य लोगों द्वारा स्थापित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। भारत की अगर हम पहली बीमा कंपनी की बात करें तो भारत की पहली बीमा कंपनी का नाम था ओरिएंटल जीवन कंपनी, जिसकी स्थापना 1818 में कलकत्ता में किया गया था विपिन दास गुप्ता और अन्य सहयोगियों के साथ। यहाँ से ये पॉइंट को आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस तिथि को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस से मनाया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 अक्टूबर को भी हाल ही में गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया गया है। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है और यह दिवस मनाने का उद्देश्य गंगा नदी के डॉल्फिन के संरक्षण को प्रोत्साहित करना और जागरूकता बढ़ाना ही इसका उद्देश्य है और इसको लेकर के प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। मैंने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा क्योंकि इसी दिन यानी कि 5 अक्टूबर 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था, यानी कि भारत सरकार के द्वारा 5 अक्टूबर 2010 में मतलब गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो यहाँ से इसी दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त गंगा के डॉल्फिन को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची के तहत शामिल भी किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और भी लिखा कि बिहार में पटना विश्वविद्यालय के परिसर में एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं गंगा नदी की। गंगा नदी के बारे में एक प्रश्न मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था। आपको प्रश्न पूछा गया था कि नमामि गंगे परियोजना के तहत किसे शुभंकर घोषित किया गया है? तो चाचा चौधरी जो कि कार्टून कैरेक्टर है उन्हें नमामि गंगे परियोजना का शुभंकर घोषित किया गया, यानी कि मस्कट घोषित किया गया था। तो ये वाला पॉइंट भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है, 2 दिन पहले का ही ये न्यूज है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में अलीबाग सफेद प्याज को GI टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफेद प्याज को भौगोलिक संकेतक अर्थात GI टैग दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्याज की खेती महाराष्ट्र में होती है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त हम बात करें तो महाराष्ट्र के वाडा कोलम चावल को GI टैग दे दिया गया है। और ये कब बताया था मैंने आपको? 2 दिन पहले, शायद मुझे लगता है 1 से 2 दिन पहले का ही ये न्यूज है जो कि मैंने दिया था आपको, ठीक है। तो वाडा कॉलम चावल और साथ ही साथ ये सफेद प्याज जिसका नाम है अलीबाग सफेद प्याज, तो दोनों महाराष्ट्र से संबंधित है और दोनों का भी हाल ही में GI टैग दिया गया है। और यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है, कुछ दिनों पहले मैंने आपको और भी कई सारे उत्पाद के बारे में बताया था जिसे कि GI टैग अभी हाल ही में दिया गया है। तो इसमें पहले अगर बात करें तो इससे पहले असम के दिमासा समुदाय द्वारा तैयार जुड़ीमा, जो कि जुड़ीमा की अगर हम बात करें तो ये चावल की शराब है, चावल से निर्मित होता है। तो ये दिमासा समुदाय द्वारा असम में बनता है, तो इसे अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया था। और साथ ही साथ राजस्थान के सौजत मेहंदी और नागालैंड की नागा खीरा को भी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये सारे पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं GI टैग की। तो GI टैग के बारे में कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पर डिटेल में लिखा है, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग एकदम से विस्तार से देख लेते हैं। तो GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था। और इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है, यानी कि जिस मतलब कि क्षेत्र में जो भी वस्तु फेमस होती है तो उसका अधिकार राज्य सरकार को या फिर जो संस्था है उसको दिया जाता है। और इससे ये फायदा होता है कि उस वस्तु को एकदम से एक विशेष पहचान मिलता है और इंटरनेशनल ब्रांडिंग उसकी बहुत ज्यादा पैमाने पर होती है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान के बाद शाही लीची 2018 में GI टैग प्राप्त करने वाला बिहार का चौथा कृषि उत्पाद है। चूंकि हम लोग बिहार से संबंधित चीजों को यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान के बाद शाही लीची 2018 में GI टैग प्राप्त करने वाला बिहार का चौथा कृषि उत्पाद है। और यहाँ पे मैंने अगले पॉइंट में लिखा कि GI टैग मिलने के बाद इंटरनेशनल ब्रांडिंग जो होती है उत्पाद की वो आसान हो जाती है।
और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और लिखा कि बिहार में मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, चंपारण, बेगूसराय जिले और इसके जो आसपास के क्षेत्र हैं ये शाही लीची की बागवानी के लिए अनुकूल जलवायु है। यहाँ पे मैंने शाही लीची की चर्चा किया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को ऐड कर दिया। और साथ ही साथ यहाँ पे 2 पॉइंट को मैंने और ऐड किया जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है कि चीन के बाद भारत विश्व में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी कि यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक लीची की जो खेती होती है ये चीन में होती है। और हमारा दूसरा पॉइंट है कि भारत में बिहार लीची उत्पादन मामले में सबसे अग्रणी है। यानी कि सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन अगर हम बात करें भारत की तो ये बिहार में होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 9वां प्रश्न है, हाल ही में एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड थीम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में मनाया जाता है। और यह इस वर्ष 4 अक्टूबर 2021 को मनाया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इस वर्ष यह दिवस एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड थीम के साथ मनाया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, ये इस वर्ष का इसका थीम है 2021 का। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य नागरिकों के मूल अधिकारों की पहचान करना और साथ ही साथ पर्याप्त आश्रय देना तथा गरीबी को समाप्त करना ही इसका मूल उद्देश्य है। और इसी को ध्यान रखते हुए प्रत्येक अक्टूबर के प्रत्येक पहले सोमवार को ये मनाया जाता है विश्व स्तर पर। अब यहाँ पर देख रहे हैं विश्व शाकाहारी दिवस ऑप्शन नंबर ए में, तो विश्व शाकाहारी दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। दूसरा में है हमारा विश्व अहिंसा दिवस, तो आपको ध्यान रखना गांधी जयंती के अवसर पर ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व अहिंसा दिवस। और साथ ही साथ विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ये तमाम चीजें यहाँ से आप लोग की याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेंडी वार्नर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि आईएफसी ने वेंडी वार्नर को भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम बात करें इससे पहले इस पद पर कौन थी, तो इससे पहले इस पद पर थी जून झांग। ये ध्यान रखिए, इससे पहले इस पद पर जून झांग थी, अर्थात ये इन्हीं का जगह लेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें आईएफसी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी, जो इसका गठन हुआ था, ये 20 जुलाई 1956 को किया गया था। और ये संगठन विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश, सलाहकार और परिसंपत्ति प्रावधान सेवाएं प्रदान करता है। ये इसका उद्देश्य है। और इसका जो मुख्यालय ये वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांवों के संघ अभियान की शुरुआत की है? तो शुरुआत अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांवों के संघ अभियान की शुरुआत की है। और इस अभियान के तहत राज्य के लोगों को भूमि पट्टे के आवंटन सहित कई तरह की छूट दी जाएगी। इसी उद्देश्य के साथ अभी हाल ही में इस अभियान को शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर राजस्थान सरकार से जुड़ी हुई, राजस्थान राज्य से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे हम लोग यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये भारत वाले मैप में ये राजस्थान की स्थिति है। और राजस्थान भारत गणराज्य का एक राज्य है, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। ये आपको ध्यान रखना। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। और साथ ही साथ यह देश के अन्य 5 राज्यों से भी अपनी सीमा को साझा करते हैं। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है इनसे संबंधित जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट को एक एक करके हम लोग सभी को देख लेते हैं। तो विश्व की पुरातन श्रेणियों में प्रमुख अरावली श्रेणी राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है, जो कि पर्यटन का केंद्र है, जो कि माउंट आबू और प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर सम्मिलित करते हैं। यानी कि प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर और जो माउंट आबू है यहीं पर इसी पर्वत श्रेणी में शामिल है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि राजस्थान में कितने बाघ अभ्यारण्य है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान में 4 बाघ अभ्यारण्य है। तो इनमें कौन कौन से हैं? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। कुल मिला के 4 बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में वर्तमान समय में है। और आपसे जानते हैं राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर है। और जो मतलब कि यहाँ के जो गवर्नर है कालराज मिश्रा है। और वर्तमान में जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है ये है अशोक गहलोत। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफर का अगर आप लोग लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर मेंबरशिप ले लीजिए, ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। और बहुत सारे स्टडी मटेरियल जो हमारे पेड ग्रुप में मिलते थे आपको, वो सारे के सारे अब ऐप के थ्रू मिलेंगे। वहाँ पर सारा अपलोड है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो ऑफर है ये 10 अक्टूबर तक ही मान्य है। अब इस ऑफर का लाभ उठाइए और इसमें शामिल हो जाइए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न हाल ही में आयोजित होने वाले वर्ल्ड एक्सपो 2021-22 में आकांक्षी जिला गया के भी एक छात्र शामिल होंगे। बताएं कि यह कहाँ पे आयोजित होगी, यानी कि वर्ल्ड एक्सपो 2021-22 का आयोजन कहाँ पे होगा। इस बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था और यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आप जाइए यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, आप चाहें तो यहाँ पर डिटेल में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको बता दूं कि जो लोग इस ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए और हमारे डेली करंट अफेयर्स वाले जो क्विज होते हैं उसमें शामिल हो जाइए। वो एकदम से निःशुल्क है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।